NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 12 खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक क्या है? खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता। खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता, तो इसमें पढ़ना क्या है? जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले तो देखते हैं टॉपिक, भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण अन्न जो है खाद्य उत्पादन बढ़ाने की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। सीमित भूमि क्या है? कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। चूँकि आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है और हमारे पास भूमि भी सीमित है, तो कृषि के लिए और अधिक भूमि उपलब्ध तो है नहीं, तो हम लोगों को खाद्य संसाधन में सुधार की आवश्यकता होती है। यानी खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता जो है वो क्यों है, इसको हम विभिन्न पार्टों में समझ रहे हैं। तीसरा है कुपोषण। केवल उत्पादन बढ़ाने से तो होगा नहीं, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता और पोषक तत्वों में सुधार करना भी तो आवश्यक है। यानी केवल उत्पादन बढ़ाने से तो होगा नहीं, तो उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और पोषक तत्वों में भी सुधार करना आवश्यक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है संपोषणीय यानी सस्टेनेबल प्रणाली होना चाहिए। कृषि और पशुपालन की ऐसी प्रणाली अपनाना होगा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। सस्टेनेबल का मतलब है अभी तो हमारे उत्पादन के समय पर्यावरण को नुकसान ना ही पहुंचाए और आने वाले समय यानी हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी इन्हें सुरक्षित रखे। तो इन सब कारणों से हम लोग को खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सेकंड टॉपिक है फसल उत्पादन में सुधार यानी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फसल की किस्मों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वेराइटीज़। यानी फसल के जो वैरायटीज़ हैं, क्रॉप के वैरायटीज़ हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तो फसलों की किस्मों में सुधार करके ऐसे लक्षण प्राप्त किए जाते हैं जो उत्पादन को बढ़ाएं। अगर आप फसल की किस्मों में सुधार कर लें तो ऐसे लक्षण वाले हमारे फसल हो जाएंगे या बीज हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे जो उत्पादन को बढ़ा देते हैं। पहला जो इसमें पार्ट है वो है अधिक उपज, यानी प्रति एकड़ उनका उत्पादन अधिक होना चाहिए। यानी हम कैसे फसल का उत्पादन ज़्यादातर करवाएं कि उनका प्रति एकड़ जो है अधिक से अधिक उत्पादन हो, क्योंकि हमारे पास लैंड यानी ज़मीन तो फिक्स है, यानी सीमित भूमि है और लगातार कृषि में जो है हमें उत्पादन को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और हमारी भूमि जो है वो सीमित अमाउंट में है। अब दूसरा क्या है? गुणवत्ता में सुधार। तो गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा? प्रोटीन जो है दालों में मिलता है, तेल तिलहन में मिलता है और संरक्षण क्षमता जो है फल और सब्जियों में बढ़ाना पड़ेगा। यानी प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वो दालों में सुधारनी पड़ेगी, तिलहन जो है उसमें तेल की गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी और फल और सब्जियों में जो है संरक्षण क्षमता जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, यानी जैविक और अजैविक अलग अलग देखते हैं। तो जैविक प्रतिरोधकता क्या होगा? रोगों, कीटों और निमेटोड यानी कृमियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उनका होना चाहिए। जो फसल हमने उत्पादन किए हैं उनमें रोगों, कीटों और निमेटोड यानी कृमियों के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए, ताकि उन पे वो अटैक करें तो उनसे वो सुरक्षित रह पाएँ। अब है अजैविक। अजैविक पार्ट क्या है? सूखा जैसे आ गया या क्षारता यानी सैलिनिटी। सैलिनिटी होता है नमक की मात्रा बढ़ जाती है, सलाइन हो जाता है हमारा जो मिट्टी है, या आप कह सकते हैं कि क्षारकता बढ़ जाती है। तो सूखा, क्षारकता, जल क्रांति यानी वाटर लॉगिंग, वाटर जो जमा हो जाता है, पानी जो जमा हो जाता है बहुत एक ही जगह, गर्मी और पाला यानी फ्रॉस्ट जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। हमारी जो फसलों में किस्मों में ऐसे सुधार होने चाहिए जिनसे वो सूखा को भी झेल सके, क्षारता को भी झेल सके, और जलाक्रांति हो या गर्मी और पाला पड़े उस समय भी पर्यावरणीय जो भी समस्या आए तो उन परिस्थितियों को भी वो सहन करने की क्षमता रखे। अब इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है परिपक्वता की अवधि,
यानी फसल के पकने की अवधि यानी मैच्योरिटी जो फसल का होगा की अवधि कम करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी परिपक्व हो सकें, ताकि प्रति वर्ष अधिक फसल चक्र जो है क्रॉप साइकिल्स संभव हो सके। क्रॉप साइकिल्स क्या होता था? तो फसल चक्र होता था कि पहले आप ए वाले फसल को लगाए, फिर आप बी वाले फसल को लगाए, मान लीजिए फिर सी को लगाते हैं, उसके बाद फिर से ए को लगाइएगा, फिर से बी को लगाइएगा, फिर से सी को लगाइएगा। तो इस तरह से रिपीट करते जाएंगे, रोटेट करके फसल को लगाना ही फसल चक्र कहलाता था। अगर परिपक्वता की अवधि यानी वो मैच्योरेशन का पीरियड जो उनका है, अगर वो जल्दी थोड़ा सा हो जाए यानी वो कम अवधि हो जाए, तो कम ही समय में वो अगर पक के तैयार हो जाए, तो इससे क्या होगा, प्रति वर्ष अधिक से अधिक फसल चक्र में हम लोग फसल को उपजा पाएंगे और हमारी जो प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगी, जिससे हमारे पॉपुलेशन का जो डिमांड है वो पूरा हो पाएगा। ना अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद वो है फसल उत्पादन प्रबंधन। जो क्रॉप प्रोडक्शन है उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्ट हुआ है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व में प्रबंधन कैसे करेंगे, तो बृहद पोषक तत्व, पहला जो पार्ट इसमें पढ़ना है वो है बृहद पोषक तत्व। यानी पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, बृहद पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दो तरह के पोषक तत्व हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है बृहद पोषक तत्व में एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, तीसरा हमारा एग्जाम्पल पोटेशियम होता है, यानी एनपीके जो खाद डाला जाता है, नाइट्रोजन पोटेशियम और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम के लिए वो दिया जाता है। पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, यानी बृहद पोषक तत्व जो है क्यों ज़रूरी है, तो बृहद इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट में वो चाहिए। पौधे को लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, तो बृहद पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए। यही कारण है कि इन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। बृहद का मतलब ही लार्ज अमाउंट होता है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी आयरन, जिंक, कॉपर इत्यादि इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मात्रा कम चाहिए पौधों को कम मात्रा में इन्हें चाहिए होता है, इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब जो है खाद के बारे में पढ़ना है। मैन्योर, खाद क्या होता है, मैन्योर। तो जैविक पदार्थ जो भी मृदा की उर्वरता को और जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं उन्हें खाद कहा जाता है। यानी वैसे जैविक पदार्थ जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाएं और जल धारण क्षमता को बढ़ाएं, यानी मिट्टी में जल की जो धारण क्षमता है वो बढ़ जाए, ऐसे जैविक पदार्थ को जैविक है यानी जीवों से तैयार होगा, यानी इनमें केमिकल का यूज नहीं होता है और हमारे ये मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यानी जैविक है यानी हमारे मिट्टी के लिए उपयोगी होंगे और हमारे मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाएंगे और जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला तो कंपोस्ट है, फिर है हरी खाद। हरी खाद या कंपोस्ट को जैविक खाद ही कहते हैं, जैविक पदार्थ यानी वो खाद मैन्योर कहा जाता है। अब इसके बाद जो पार्ट है नेक्स्ट हमारा है उर्वरक। इसके बाद वाला पार्ट जो है हमारा उर्वरक है, जिसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, व्यावसायिक रूप से जो है उत्पादित पोषक तत्व है, मतलब इनका प्रोडक्शन जो है ना लार्ज स्केल पे होता है और कॉमर्शियली इनको मतलब प्रोडक्शन इनका करवाया जाता है। जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, आप नाम जरूर सुने होंगे, कृषि में ये सारे जो है फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। दोनों में एक खास डिफरेंस है, मैन्योर जो अभी पढ़ रहे थे वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मिट्टी को नुकसान कम करता है और हमारे जैविक पदार्थों से बनता है। लेकिन उर्वरक जो है वो फर्टिलाइज़र्स मिट्टी को ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा इनमें बस ये है कि प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए हमारे किसान जो हैं ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि मिट्टी को भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई कैसे होगा, इरिगेशन कहते हैं सिंचाई को समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी देना, यानी पौधों को समय पर, सिंचाई में क्या है कि समय पर और पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी देते हैं पौधों को तो उन्हीं को सिंचाई कहा जाता है। इस प्रोसेस को सिंचाई कहते हैं। अब इसके स्रोत क्या हैं, तो सिंचाई या तो आप कुएं से दे सकते हैं, कुएं से व्यवस्था कर सकते हैं, नहर से, नदियों से, तालाब से, ट्यूबवेल से, बहुत सारे चीज़ हैं जिनको सिंचाई का स्रोत माना जा सकता है।
अभी आधुनिक तकनीक जो कुछ आ गई है वो ड्रिप सिंचाई है और स्प्रिंकलर सिस्टम है। ड्रिप सिंचाई जो होता है और स्प्रिंकलर सिंचाई जो होता है स्प्रे करके, और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि एक एक बूंद एक एक बूंद, इसको हिंदी में टपक बूंद सिंचाई भी कहते हैं। एक एक बूंद पेड़ की जड़ों में, जो पेड़ है उनकी जड़ों में डायरेक्ट वो पहुंचाया जाता है। जो हमारी फसल हैं, फसल मान लीजिए हैं ये, तो इनके जड़ों में डायरेक्ट वो गिराया जाता है, जिससे जल की कम से कम नुकसान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो पाता है। तो ये तो था आधुनिक तकनीक जो दो तरह के थे, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम। ना अब है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन क्या होता है? क्रॉप पैटर्न्स, सॉरी फसल पैटर्न था, यानी क्रॉप पैटर्न्स। कैसा कैसा क्रॉप पैटर्न होगा? तो एक होता है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक ही खेत में अगर आप एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाते हैं, एक ही खेत में अगर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, यानी गेहूं और चना अगर साथ में उपजाया जाए तो मिश्रित फसल इन्हें कहा जाएगा। यानी पहला जो मिश्रित फसल है मिक्स्ड क्रॉपिंग, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ही खेत में एक साथ हमारे दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ उगाया जाएगा। जैसे गेहूं के साथ चना को अगर उपजाते हैं तो मिश्रित फसल यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग ऐसे पैटर्न को कहा जाता है। अब दूसरा पार्ट हमारा अंतरा फसलीकरण यानी इंटर क्रॉपिंग। ये क्या होता है? एक निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। एक निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को उपजाते अगर हैं तो उसे हम अंतरा फसलीकरण यानी इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे एक पंक्ति में सोयाबीन, फिर एक पंक्ति में मक्का, मतलब पंक्ति बदल बदल के अगर हम फसल को उपजाते हैं तो उसे हम अंतरा फसलीकरण कहते हैं। यह मृदा के पोषक तत्वों को उपयोग को अधिकतम करता है। जैसे हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं ना, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पैटर्न में हो पाता है, अधिकतम हो पाता है। तो अंतरा फसलीकरण से फ़ायदा क्या है कि हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं के उपयोग को अधिकतम वो यूटिलाइज कर पाता है। अब तीसरा पार्ट हमारा है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। ये क्या होता है? क्रॉप रोटेशन, इसके बारे में 2 बार पढ़ चुके हैं अलग अलग क्लासों में। एक ही खेत में क्रमवार यानी क्रम से पूर्व नियोजित फसल उगाना, यानी जैसे दलहन के फसल के बाद अनाजीय फसल, जैसे पहले आप गेहूं का प्रोडक्शन करवा लिए, फिर आप अनाज यानी दाल का फसल करवा लिए, यानी ए, फिर बी, फिर से ए हम यूज़ करेंगे फसल को, फिर से बी यूज़ करेंगे। इस तरह से क्रॉप रोटेट होते रहेगा, यानी हर बार ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद फिर से बी, फिर से ए आएगा। इस तरह से क्रॉप रोटेशन करवा के अगर फसल उत्पादन होता है तो उसको हम फसल चक्र कहते हैं। यानी दलहन के फसल के बाद एग्जाम्पल है अनाजीय फसल, यानी गेहूं या अनाज कोई भी उपजाते हैं तो उसे फसल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यानी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है, तो ये अभी हम लोग को पढ़ना है। ना इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारा है खरपतवार, वीड्स। खरपतवार यानी वीड्स अनावश्यक पौधे होते हैं जो पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन करते हैं हमारे मुख्य फसल से, यानी अनावश्यक हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और ये नुकसान क्या करते हैं, तो पोषक तत्व जो है हमारे मुख्य फसल जो हमने लगाए हैं उनसे उनको प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, यानी वो कंपटीशन कर लेते हैं, उनको नहीं लेने में सुविधा नहीं होता है। इन्हें खरपतवारनाशी या यांत्रिक रूप से हटाया जा सकता है। इन्हें या तो खरपतवारनाशी से यानी तो यांत्रिक रूप से हटाया जा सकता है। यानी खरपतवार क्या हो गए, वीड्स क्या हुआ, तो अनावश्यक पौधे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो पोषक तत्वों के लिए, ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए यानी अनावश्यक पौधे हमारे खेतों में उग जाते हैं और मुख्य फसल से वो उनके पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इन्हें खरपतवारनाशी यानी खरपतवार कहते हैं। और इन्हें नष्ट कैसे करेंगे, तो खरपतवारनाशी से या यांत्रिक रूप से हटाया जा सकता है। अब है पीड़क। ये क्या होता है, यानी पेस्ट्स और रोग, डिजीजेज। पीड़क और रोग यानी पेस्ट्स एंड डिजीजेज, रोगों से बचाव के लिए प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग होता है। रोगों से बचाव, जो हमारे फसल को रोग अगर कोई होता है, फसल को जो रोग होता है उनसे बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना ही पीड़क और रोग कहलाता है। यानी रोग से उनको बचाने के लिए जो यूज़ करेंगे उन्हें प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करेंगे तो रोग से बचाव हो जाएगा।
अब पीरकनाशी क्या है? पेस्टिसाइड्स और कवकनाशी यानी फंगिसाइड का विवेकपूर्ण अगर उपयोग करते हैं। पीरकनाशी तो वो है जो पीरक से फसलों की सुरक्षा करे, और कवकनाशी है जो फंगस से यानी कवक से पौधों की सुरक्षा करे। यानी हमारी फसल को कवक से होने वाले जो रोग हैं कवकनाशी डाल के उनसे बचाया जा सकता है, और हमारे फसल को पीरक से जो होने वाले रोग हैं पीरकनाशी डाल के उनसे बचाया जा सकता है, जिन्हें पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स कहते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा पार्ट, अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण कैसे करेंगे? तो भंडारण से पहले अनाज को धूप में सुखाना होता है और नमी की मात्रा 12% से कम रखना होता है। इससे क्या होगा? वे सड़ने से बच जाएंगे। अनाज का भंडारण में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? भंडारण से पहले अनाज को धूप में सुखाना होता है और नमी की मात्रा जो है 12% से कम रखना होता है। दूसरा पार्ट इसका है कि भंडार गृह जो है, जो स्टोरेज हाउस है, उसको जल और नमी के लिए अभेद्य बनाना, यानी उसमें कोशिश करेंगे ऐसा कि जल और नमी जो है वो ना जा पाए। यानी भंडार गृह यानी स्टोरेज हाउस जो है उसमें जल और नमी के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रदान करना होगा कि उनमें अगर वो ना जा पाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर जल और नमी चले गए तो भंडारण करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो अनाज आखिरकार में सड़ जाता है। अब तीसरा पार्ट जो हमको पढ़ना है वो है पीड़कों को नष्ट करने के लिए धूमन दैट मीन्स फ्यूमिगेशन यानी फ्यूम्स, धुआं का प्रयोग होता है। अगर पीड़क लग गए हैं तो उनको नष्ट करने के लिए धूमन यानी फ्यूमिगेशन का प्रयोग यानी धुआं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अनाज का भंडारण वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हमारा है पार्ट पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसमें क्या है? तो फर्स्ट पार्ट क्या है? पशुधन का वैज्ञानिक प्रबंधन जो है पशुपालन कहलाता है। पशुधन का ही वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है पशुधन का, वो पशुपालन कहलाता है। पशुधन के प्रकार, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? पशुधन के प्रकार में पहला जो हमारा पार्ट पढ़ना है वो है पशु कृषि यानी कैटल फार्मिंग बोलते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए दुधारू पशु, और कृषि कार्य के लिए हल जोतना, सिंचाई ये के लिए यूज़ करते हैं। यानी पशुधन के प्रकार में पशु कृषि जो है कैटल फार्मिंग यानी दुग्ध उत्पादन के लिए दुधारू पशु, और कृषि कार्य के लिए जैसे हल जोतना या सिंचाई के लिए उनको पाला जाता है, पशुपालन किया जाता है। अब दूसरा जो है कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, इनको अंडों और मांस के लिए उत्पादन के लिए इनको पाला जाता है। यानी पशुपालन की जो दूसरी विधि है, एक रीजन क्या था? पहला रीजन था कि दुग्ध उत्पादन के लिए और कृषि कार्य के लिए उपयोग करते हैं, और दूसरे हैं कि कुक्कुट पालन के लिए हमको जैसे अंडे और मांस के उत्पादन के लिए जो पशु चाहिए, ये भी एक रीज़न है कि पशुपालन किया जाता है। पशुधन के प्रकार हैं। अब तीसरा क्या है? मत्स्य पालन यानी फिश प्रोडक्शन यानी मछली, झींगा आदि का उत्पादन, जिन्हें हम नीली क्रांति कहते हैं। इसके कारण भी हम पशुधन को मतलब पालतू बनाते हैं। इसके बाद का पार्ट हमारा मधुमक्खी पालन, जिसको बी कीपिंग कहते हैं। शहद और मोम के उत्पादन के लिए हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। ये फोर्थ पार्ट था पशुधन के प्रकार में। तो पहला प्रकार क्या था पशुधन का? पशु कृषि, दूसरा था कुक्कुट पालन, तीसरा था मत्स्य पालन, और चौथा था मधुमक्खी पालन। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है पशुओं के स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य। जैसे पशुओं को पशुपालन किए हैं और पशुओं का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं हो तो हमारे पशुधन जो हैं धीरे धीरे स्पॉइल हो जाएंगे, उनकी क्षति होगी। इसीलिए पशुओं का स्वास्थ्य के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा? आवास का, उनके पोषण का, और रोग नियंत्रण का। आवास कैसे होने चाहिए? तो पशुधन जहाँ हम रख रहे हैं पशुपालन के लिए, वहाँ आवास उनका स्वच्छ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुओं का स्वास्थ्य के ख्याल से अगर आवास हम बना रहे हैं तो आवास कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। दूसरा है उनका पोषण कैसे अच्छा रहेगा? तो संतुलित आहार उनको हमेशा मिलना चाहिए, संतुलित राशन उनको मिलना चाहिए, जिनमें मोटे चारे और दाने का उचित मिश्रण जो है वो शामिल होना चाहिए। मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए पोषण भी उनको बेस्ट चाहिए। तो संतुलित आहार तो मिलना ही चाहिए उनको, और मोटे चारे और दाने का उचित मिश्रण भी शामिल होना चाहिए।
रोग नियंत्रण फिर तीसरा है, इसमें टीकाकरण और रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है। जिनको रोग हो गया उनके लिए तो टीकाकरण, और जो रोगग्रस्त पशु हैं उनको स्वस्थ पशु से अलग रखकर हम उनको रोग नियंत्रण करवा सकते हैं। तो पशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए पशु का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, तो इसके लिए 3 चीज़ पढ़े हम। फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहला था कि आवास का हम लोग व्यवस्था बहुत अच्छा करेंगे, स्वच्छ सूखा और हवादार आवास की व्यवस्था करेंगे। पोषण दूसरा था, जिसमें संतुलित आहार और मोटे चारे और दाने का मिश्रण उनमें उनके मिश्रण को देना होगा उनके आहार के लिए, यानी संतुलित राशन उनको देंगे। संतुलित आहार से उनका पोषण बहुत अच्छा रहता है। और रोग नियंत्रण के लिए तीसरा था रोग नियंत्रण, जिसमें टीकाकरण उनका करवाएंगे। अगर किसी को रोग हो गया है किसी पशु को, तो उनको तो टीकाकरण करवा के ठीक करवा लेंगे। और रोगग्रस्त पशु जो है उनको स्वस्थ पशुओं से अलग रख के उनको हम स्वस्थ पशु को और भी अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाएंगे, क्योंकि रोगग्रस्त पशु से उनको इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। तो ये तो था पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, नाउ कंप्लीटेड। खाद्य संसाधनों में सुधार और कृषि विज्ञान सतत विकास के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जीएस थर्ड पेपर जो है दोनों में से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ये तो था ये चैप्टर। ऑल टॉपिक्स कंप्लीटेड। नाउ अ लॉट ऑफ थैंक्स for watching, subscribing, liking, sharing my videos. A lot of thanks for supporting me. Thanks again and again.